मैंने खुश्क होठों पर जुबान को फेरा और इधर उधर देखा और उसके बाद मैं खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा और उसके बाद वो भी उठकर खड़े हो गए। वो मुझे चौंक कर देखने लगे और उसके बाद उन्होंने मुझसे आहिस्ता से पूछा, कौन हो भाई तुम, आखिर हो कौन? मैंने कहा, जी चचा, मैं यहीं पर मस्जिद में लेटा हुआ था। अच्छा, तुम यहीं पर थे, मैंने देखा नहीं। तुम क्या कर रहे थे बेटा यहाँ पर? मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं मुसाफिर हूँ, पैदल सफर कर रहा था। जब मैं थक गया तो यहाँ आकर लेट गया था। अच्छा, चलो बेटा, अगर तुम मुसाफिर हो तो अब यहाँ से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ वीरानी ही वीरानी है बेटा। ना ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा, ना ही पीने को। मैं एक सब्जी फरोश हूँ, मंडी से सब्जी खरीद कर लाता हूँ। अब शाम को मैं साफ करूंगा। कल सुबह बस्ती में फिर मैं दुकान लगाऊंगा सब्जी की। आओ, मेरी बैलगाड़ी बाहर ही खड़ी है। अब मैं तुम्हें यहाँ से आबादी तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो वीराना है, सन्नाटा है। आबादी यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं तुम्हें वहाँ तक लिए चलता हूँ अपनी बैलगाड़ी पर, ताकि तुम भी आबादी तक जा सको। तुम्हें और किसी तरफ तो नहीं जाना है ना नौजवान? मैं खामोशी से उनके पीछे पीछे निकल आया। छोटा सा एक छबड़ा था जिसमें पीछे सब्जी लदी हुई थी और बैलगाड़ी में आगे उन बुजुर्ग के बैठने की जगह थी। मैं उनके इशारों पर पीछे सब्जियों के दरमियान बैठ गया और बुजुर्ग ने बैल को हिलाते हुए उस बैलगाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बैल के गले में घंटी बनी हुई थी जो उसके चलने पर अब बज रही थी। हम काफी देर तक खामोशी और सन्नाटे में ही बैठे रहे। फिर मैंने उन बुजुर्ग से कहा, आपने बड़ी मेहरबानी की है मुझ पर, जो आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे आबादी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी वो बुजुर्ग बोले, रास्ते में कुछ बात ना किया करो, मैं रास्ता तय करते हुए पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। घर चलकर अगर तुम चाहो तो मुझसे बातें कर सकते हो। उन बुजुर्ग ने इतना कहा और मैं भी खामोश हो गया, क्योंकि मैं किसी की पढ़ाई में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था और वैसे वो बुजुर्ग अल्लाह वाले ही लग रहे थे। अब ये सफर जारी रहा। हवा तेजी के साथ चलती जा रही थी। तेज तेज हवाएं मुझे होश में ला रही थी। मेरे दरमियान सब्जी की खुशबू फैल चुकी थी। कच्ची कच्ची सब्जियां और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू मुझे साफ तौर पर महसूस हो रही थी। नीचे एक प्लास्टिक की बास्केट भी रखी हुई थी, जिसका अगला हिस्सा जो था वो पूरी तरह से बंद था। मैंने तजस्सुस से देखा और सोचा, देखूं तो जरा इस बास्केट में आखिर है क्या। मैंने उस बास्केट को खोला तो देखा कि उसमें एक काशी फल रखा हुआ था। मैंने उस बास्केट को बंद करना चाहा, लेकिन तभी उस फल में कुछ इंसानी नकूश नमूदार होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे वो फल इंसानी चेहरा इख्तियार कर रहा है, इंसानी नकूश उसमें बन रहे हैं। पता नहीं ये सच था या मेरी नजर का धोखा, लेकिन अचानक उस फल में 2 आंखें नमूदार हो गई। उसके बाद पेशानी, फिर नाक, फिर होंठ और उसके बाद जैसे ही जो चेहरा मेरे सामने आया, जैसे ही जो इंसानी नकूश मेरे सामने आया, वो चेहरा मैं जानता था। ये चेहरा गुलाम सम्मान के अलावा किसी का नहीं था। ये चेहरा गुलाम सम्मान का था, वही सम्मान गुलाम जो कि नाज़िम अरसलान का गुलाम था और एक जिन्नात था। तभी उस फल में से ही उसके होंठ खुले और एक भयानक कहकहा यानी हंसी की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझ पर खौफ तारी हो गया था। एक वहशतज़दा चीख मेरे सीने में पैदा हो चुकी थी और उसके बाद मेरे इसके होठों के जानिब नजर पड़ गई। कुछ ऐसा हैबतनाक और खौफनाक मंजर था कि बस मैं अपने हवास पर काबू ही ना रख सका। उसके बाद सम्मान का दूसरा कहकहा यानी हंसी की आवाज गूंजी और मैंने अपने कानों पर उसके बाद तो हाथ ही रख लिए। बामुश्किलें तमाम मैंने खुद को चीखने से रोका, चीखने से बाज रखा कि कहीं मेरी चीख उन चाचा तक, उन बुजुर्ग तक ना पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद भी कुछ लम्हे तक मुझ पर उसका खौफ गालिब ही रहा। उसके बाद फिर वही हिम्मत मेरे अंदर उभर आई। ये भी जिंदगी का एक तजुर्बा ही है। इंसान जो है वो अपनी फितरत से कभी भी दूर नहीं हट सकता है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता। सम्मान गुलाम के जब कहकहे बंद हुए, उसकी हंसी की आवाज जब बंद हुई, फिर अचानक उसकी आवाज उभरी, खुश नसीब है तू नौजवान, ऐ लड़के तू बहुत खुश नसीब है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, बहुत कम, वरना नाज़िम अरसलान तो तुझे जर्रे में तब्दील करके फिजाओं में बिखेर देता, तुझे जर्रा जर्रा बनाकर फिजाओं में उड़ा देता। वो तेरा ऐसा अंजाम करता कि तू अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा, गुलाम सम्मान तुम भी बोलते रहो। जब तुम मेरे पास आते हो जब तो हंसते हुए आते हो, लेकिन जब हंसकर तुम मुझसे बात करते हो उसके बाद बेबसी लेकर ही अपने चेहरे पर यहाँ से वापस जाते हो। तुम हंसते रहो, आज भी बेबसी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इसके बाद मुझे अपने जज्बों की कीमत भी मालूम होती है कि मैंने एक जिन्नात को बेबसी से यहाँ से भेज दिया। और तुम आज भी सुन लो, माशा के लिए दिल में अभी भी वही चाहत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए सम्मान कि तुम्हारी आकाज़ादी को कोई चाहने वाला मिला है, दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, शिद्दत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है, जिसे तुम अपनी पूरी कोशिशों से, जिन्नाती कुव्वतों को इख्तियार करने के बाद भी, सारी कोशिशें करने के बाद भी डराने से नाकाम ही रहे हो। तभी नाज़िम अरसलान का वो गुलाम कहने लगा, अगर मुझे हुक्म होता ना
तो तेरे इस उल्टी खोपड़ी को मैं खोलकर तेरे भेजे में जरूर झांक लेता, क्योंकि इतना पागल शख्स, इतना पागल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो कि इतने सारे नसीहत देने के बाद भी, इतनी सारी परेशानियों का सामना करने के बाद भी बात समझने को राजी ही नहीं है। अरे बेवकूफ, कितनी बार तुझे हमने कहा है कि तेरे और आकाज़ादी के दरमियान आग और मिट्टी का फासला है बेवकूफ, और ये फासले तू चाह कर भी कभी तय नहीं कर सकता, ना ही तू कभी उसे पा सकता है। और फिर तू भी अच्छी तरह से जानता है कि वो एक आकाज़ादी है, कोई आम जिनजादी नहीं है और कोई मामूली औरत भी नहीं है। वो उसे हासिल करने का तसव्वुर तो हमारी नस्ल के उम्दा उम्दा लोग भी, हमारी जिन्नाती नस्ल के जिन्नाती कबीले के बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। और तू है क्या ही हमारे सामने, एक खाकी इंसान है, मिट्टी से बना हुआ एक इंसान है तू। और हमारी आकाज़ादी की शख्सियत जो है वो तुझसे बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक है। वो तेरे जैसे मिट्टी से बने हुए इंसान की हरगिज नहीं हो सकती, ना ही हम ऐसा होने देंगे और ना ही हमारे आका नाज़िम अरसलान ऐसा कभी अपनी जिंदगी में होने देंगे। तभी मैंने उससे कहा, सम्मान, तूने शायद कभी भी नाज़िम अरसलान को जाकर शायद ये नहीं बताया कि जो मैं हमेशा तुझसे कहता रहता हूँ, जो हमेशा तेरी मेरी मुलाकात होती है और मैं तुझसे कहता हूँ, सम्मान, तुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक लम्हे के लिए उसके हुसूल का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, ना ही मुझे उसके जिस्म से या उसकी खूबसूरती से मोहब्बत है। हम दोनों तो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो जाएं। बस एक पाकीज़ा सी मोहब्बत, एक पाक साज मोहब्बत हम दोनों के दरमियान है। मैं तो सिर्फ माशा की सलामती चाहता हूँ और माशा मेरी सलामती चाहती है। हम दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। ये इतनी सी ही तो बात है जो तुम्हारे नाज़िम अरसलान को और शायद तुम्हें भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, लेकिन इस बात में कोई भी जरा बराबर भी बुराई नहीं है। ठंडे दिल से अगर तुम भी सोचोगे तो ये कुदरत का एक तोहफा है जो मुझे और माशा को मिला है, और ये मोहब्बत तो गुलाम सम्मान तुम्हें भी और तुम्हारे आका नाज़िम अरसलान को भी बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगी। जितने चाहे तुम जुल्म ढालो, जितनी चाहे तकलीफें परेशानियां पहुंचा दो, मैं शिकस्त भी नहीं मानूंगा, हार भी नहीं मानूंगा, और मेरी मोहब्बत इसी शिद्दत से और इसी तरह से चलती ही रहेगी। लेकिन तुम तो अजीब ही मोहब्बत करने वाले निकले हो नौजवान, गुलाम सम्मान गुस्से में बोला। तुम तो अपनी महबूबा की हालत भी नहीं देख रहे, तुम तो उसकी हालत भी नहीं देख रहे, जबकि तुमने अपनी आंखों से उसे कितनी परेशानी, कितनी तकलीफों में देखा है। वो एक हसीन परी थी, हुस्न की शहजादी थी, तुमने उसे एक भयानक चेहरे में बदल दिया है। तो मैंने भी कह दिया, सुनो गुलाम सम्मान, मैं अपनी मोहब्बत पे कोई आँच आने तक नहीं दूं। मैंने उसे नहीं बदला, बल्कि तुम्हारे नाज़िम अरसलान ने उसे इस हालत तक पहुंचाया है, उसी के बाप ने उसे इस हालत तक पहुंचा दिया है। तो वो सफाई देते हुए कहने लगा, नाज़िम अरसलान बेरहम नहीं है, ये उसकी सजा है, ये उसकी नाफरमानी की सजा है, जो वो नाज़िम अरसलान का कहा ना मानकर तुमसे मोहब्बत किए जा रही है, तुमसे मिलने आए जा रही है। तो मैंने भी उसे साफ तौर पर कह दिया, देखो गुलाम सम्मान, ये मेरा कसूर नहीं है। पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि उसे उसकी चाहतों से रोक दो। मैं उसे कभी ना कहूंगा कि माशा मुझसे मोहब्बत करो। जहाँ तक मेरे अपने दिल का ताल्लुक है तो मैं तो उसे हमेशा चाहता रहूंगा। और फिर भला मेरी पहुंच तुम तक है ही कहाँ? मैं तो उसे तलाश भी नहीं कर सकता। अगर वो खुद मेरे पास ना आए तो मैं तो उसे ढूंढ भी नहीं सकता हूँ। अरे गुलाम सम्मान, वो तो मेरे दिल में हमेशा रहती है, मैंने तो उसे नहीं बुलाया कभी भी। और तुम जिन्नात हो, अपना काम करो, किसी के दिल को आखिर तुम क्यों तब्दील करते हो? बात ये कोई लम्हों की नहीं है गुलाम सम्मान कि लम्हों में प्यार हुआ, लम्हों में मोहब्बत हो गई। ये तो बरसों की बात हो चुकी है। हमने तो बचपन से ही एक दूसरे को प्यार किया है, बचपन से एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की है, एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहा है, और अब तुम आकर मुझे पल भर में उसे छोड़ने को कहते हो। और गुलाम सम्मान, तुम और तुम्हारा नाज़िम अरसलान कान खोलकर सुन ले, तुम लोग कभी कामयाब नहीं हो पाओगे हमारी मोहब्बत को जुदा करने में या हमारी मोहब्बत को खत्म करने में। तभी गुलाम सम्मान कहने लगा, देखो शाजिल, मेरी बात मान लो, तुम अपने सारे हुकूक, सारे हक अब खोने लगे हो। देख लो जरा तुम किस तरह जलीलो ख्वार होकर तुम उस घर से निकल गए हो। तुम्हें निकाला गया है वहां से जलीलो ख्वार करके, और ऐसा अब हमेशा होता रहेगा। अभी इसी वक्त तुम्हें वो ताकत दी जाती है हमारी जानिब से कि तुम वापस चले जाओ, उस घराने में पहुंचो जहां से तुम ताल्लुक रखते हो, जहां से आए हो। उस लड़की को यानी शुमाइला को तुम ठीक कर दो और सुरखरू हो जाओ उनकी नजर में। यही नहीं बल्कि अगर इसी अंदाज में तुम चाहो तो नाम भी कमा सकते हो। हम क्या नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। उस गुलाम सम्मान की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एहसास तो पैदा हुआ कि अगर शुमाइला मेरे जरिए ठीक हो सकती है। तभी वो गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर बैठे हुए जो बुजुर्ग थे जो मुझे इस रास्ते से ले जा रहे थे, उन्होंने अचानक ही कह दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठ है, ये तो बहुत बड़ा फरेब है, ये सब धोखा है तुम्हारी निगाहों में। तभी मेरी निगाहें अचानक ही गुलाम सम्मान से हटकर उन बुजुर्ग की जानिब उड़ गई।
उस सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग ने अचानक से ही ये अल्फाज अदा किए थे और इसमें कोई भी शक की बात भी नहीं थी। मैंने तभी उनसे कहा, क्या कहा आपने बाबा? लेकिन बैल को हाँकने वाले बुजुर्ग ने मुझे देखा और अचानक से वो फिर बोलने लगे, मैंने तो कुछ नहीं कहा बेटा तुम्हें। मैं तो एक लम्हे के लिए हैरान सा ही रह गया। मेरे कानों ने वो आवाज सुनी थी और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में वो आवाज सुनी थी, जबकि वो थे जो इस बात से इनकार किए जा रहे थे। मैंने पलटकर उस फल की जानिब यानी सम्मान की जानिब देखा तो अब फल अपनी असल हालत में आ चुका था और वो टोकरी गायब हो चुकी थी जिसमें फल रखा था। मैं तो बौखला सा गया। मैंने बड़े साइज के उस फल को उलट पलट कर चारों तरफ से देखा कि कहीं वो नक्श नीचे ना दब गया हो, लेकिन वो तो अब 100% एक फल के रूप में ही मेरे सामने था। सम्मान उसके अंदर से निकलकर अब जा चुका था। अब क्या होगा? क्या गुलाम सम्मान आखिरी वार्निंग देने शाजिल को आया था? क्या शाजिल उस ऑफर को अपना लेगा या माशा को छोड़कर वो वाकई में शुमाइला के पास जाकर उसे ठीक कर उससे शादी कर लेगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।